के मिस्टर पटवर्धन को भी शामिल करते हैं अपने डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जो लास्ट 3-4 दिन से बात निकल के आ रही है कि ये इन्फ्लेशन वाला मैटर आउट ऑफ हैंड है, ये लिक्विडिटी को कर्ब करेगा, एक तरफ रेट हाइक्स के चलते, दूसरी तरफ डिमांड डिस्ट्रॉय करेगा। क्या ये फियर्स पूरी तरह इन द प्राइस हैं या आपको लगता है कि इन इश्यूज के चलते वैल्यूएशन मल्टीपल्स थोड़ा और श्रिंक हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए? हर्षद? Sure. Good morning. Dhanyavad for calling me on your show. Inflation, I think, is a buzzword everywhere, not just in India but elsewhere. And this kind of inflation, हम काफी टाइम के बाद देख रहे हैं. Particularly globally, people say that it was in mid 70s. In case of India, also we had one bout of inflation a few years back. But this is a relatively new phenomenon. And it is primarily because of both supply side issues and demand side issues. तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का बिहेवियर कैसा रहेगा ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, because things are very very dynamic. As you know that it is not just the economics part of it but also geopolitics that is impacting it. So it's very difficult to predict which way it will go. तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से इन्फ्लेशन is priced in all the stocks. I think what is very important to do is in this result season, it's very important to understand what the various managements are saying. Consumer FMCG companies, consumer durable companies के managements who are actually facing the brunt of commodity price inflation. And what do they see on the ground? कितने हद तक प्राइस पास ऑन कर सकते हैं, उससे डिमांड पे क्या असर पड़ सकता है, ये सब मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद आई थिंक in probably 6 to 8 weeks time we will get a better handle of that. Also, how do the central bankers respond to this situation? I think central bankers are in a very unenviable position right now because clearly they have a mandate to temper down inflation, but at the same time they shouldn't act so much that it impacts demand. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने काफी दिलचस्प है, काफी डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली फॉर फंड मैनेजर्स। बिल्कुल हर्षद, इतने सालों का तजुर्बा अब आप इस तरह के मार्केट में ही टेस्ट होता है अल्फा क्रिएट करने के लिए। आपकी फर्म तो काफ़ी अच्छा अल्फा क्रिएट करती है। हर्षद, एक और पॉइंट ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि वर्स ऑफ कमोडिटी हाई प्राइसेस अब जो है इन द प्राइस है? क्योंकि अगर मैं डेटा पॉइंट देख रहा था अभी, रीसेंट टॉप से सारी कमोडिटीज मेल्ट डाउन हो रही हैं। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल कमोडिटी। अगर ये है, ऐसी बात सच है या आप ऐसा मानते हैं, तो कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं इन सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के, क्यों ना उन्हें लोडअप किया जाए? आपको लगता है कि उस तरफ देखने का एक सही समय आ गया है? तो मैं तो स्टॉक रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन समझो कि ये यूरोप में अभी वॉर चल नहीं रहा होता तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत होता कि लॉट ऑफ इट इज प्राइस्ड इन, बट दिस वॉर इज गोइंग ऑन एंड एज दे से इन मिलिट्री लिंगो दैट वॉर्स आर इजी टू स्टार्ट बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। तो ये किस तरह से जाएगा वो बिल्कुल पता नहीं। Particularly energy, gas and oil prices. If something happens whereby the supply of gas to Europe, for example, stops, either Russia stops it or Europe stops buying it, तो मुझे लगता है कि वॉर को चलते अभी ये नतीजे पे पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन if you take war out of the equation, then I tend to agree with you that a lot of it is probably priced in, and as you rightly pointed out, look at energy, look at agri commodity, look at metals, all these prices are off their highs. But I am not willing to take that bet till we know how things are going to progress in Europe. All right. Morning, Mr. Harshvardhan. Welcome to ET Now Swadesh. Priyanka here. इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक और जस्ट लाइक अ थ्रेड टू दिस क्वेश्चन होगा मेरा। जैसे आप ये बात कर रहे हैं हम कि कितना कुछ फैक्टर इन है, कहाँ तक एडजस्टमेंट हो चुकी है, ग्लोबली एडजस्टमेंट चल रही थी, नॉट जस्ट बिटवीन द डिफरेंट एसेट क्लास बट डिफरेंट इकोनॉमीज ऑल्सो। और इनफैक्ट एफआईज ने इक्विटी से पैसा निकाल कर इमर्जिंग मार्केट्स में, ईटीएफ्स में पार्क किया, लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि वहां से भी सेलिंग हो रही है, वहां से भी फंड्स का
आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब भी जो लेटेस्ट फिगर्स आई उसमें लगभग $620 मिलियन फिर से इमर्जिंग ईटीएफ्स, इमर्जिंग मार्केट्स के ईटीएफ से निकले हैं। आपको लगता है कि ये सारा पैसा फिर से ग्लोबली एडजस्टमेंट होगी और फिर से इक्विटीज में आने के चांस होंगे? एफआईज विल रिटर्न बैक सून? It's very difficult to answer that question right now because what we are witnessing is a global phenomenon, right? Even in US, which is the biggest and most liquid market, you must have seen what has been happening in the bond markets there, and also the equity markets, particularly Nasdaq markets. So मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा adjustment हो रहा है क्योंकि in a global context and in the US context, this kind of an inflation and this kind of action that the central bankers are now expected to take is going to happen after decades. तो मुझे नहीं लगता है कि ये एडजस्टमेंट काफी जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि द इंटरेस्ट रेट साइकिल इन यूएस इटसेल्फ is expected to last for probably 12 to 18 months up cycle in interest rates. So it's a big adjustment. Don't forget that particularly US markets and particularly technology stocks have done exceedingly well for almost a decade. So the starting valuations are very, very high. तो मुझे नहीं लगता है कि ये एडजस्टमेंट विल बी ओवर इन अ मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स. आई थिंक इट विल प्रोबेबली टेक सेवरल क्वार्टर्स फॉर द एडजस्टमेंट्स टू हैपन. You are absolutely right that FII outflows we have witnessed. $16 billion से ज्यादा FII का पैसा बाहर गया है ये कैलेंडर ईयर में. तो and in these kind of scenarios it does happen. 2013 में भी आपने देखा होगा कि जब भी टेपर टैंट्रम हुआ था तभी FII outflows बहुत हद तक हुआ था. Good news is that Indian market is I think much better placed in terms of India's own balance sheet, and more importantly, and I must point this out, कि इतना FII outflow होने के बावजूद Indian market is not doing that badly, and that is thanks to the domestic investors. Domestic investors last 2 साल में जिस तरह से this category has evolved, both through mutual funds as well as on their own, I think that they will counterbalance the FII outflows that we have witnessed. हर्षवर्धन, पहले तो शुक्रिया आप ET Now स्वदेश को समय दे रहे हैं. मेरा एक सवाल ये है कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, स्पेशली डिसइन्वेस्टमेंट्स को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मार्केट के अंदर उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है. गवर्नमेंट ने प्रूव भी करके दिखाया एयर इंडिया को सेल करके. आपको लगता है LIC का IPO आ रहा है, सरकार की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इस साल गवर्नमेंट कोई रिस्क लेगी भी नहीं और अच्छे से मार्केट के अंदर ज़्यादातर कंपनीज़ की वैल्यूएशन को मोनेटाइज कर देगी. तो आप इस पूरे सेगमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली PSE सेगमेंट्स? So government disinvestment या /privatization, I think government काफी टाइम से ट्राई कर रही है, and as you rightly said, Air India एक बड़ी सक्सेस है. उसमें the kind of signal it sends is very important. How much money they got is not important. मुझे लगता है कि government will continue with this policy. लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट का सिचुएशन कैसा है, whether market will be able to absorb that kind of money. इसीलिए आपने देखा होगा कि LIC का इशू भी मेरे ख्याल से ट्रिम कर दिया है उसका साइज. So I think the government understands that you cannot really go to such an extent as to disturb the market. लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी है डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का, वो शायद और 2-3 साल तक चालू रहेगा. हर्षद, तो इस हिसाब से ये जो रिस्क हमने डिस्कस किए अभी तक बाजार में, उन सबको देखते हुए आप लास्ट कुछ महीनों में टर्बुलेंट टाइम में अपने पोर्टफोलियो में कौन से एरिया, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से एरियाज में आप निबल कर रहे हैं जहां रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है? टेम्पररी हेडविंड हो सकती हैं लेकिन 3-4-5 क्वार्टर अहेड आपको लगता है कि वो उससे बाहर आ जाएंगे. तो कौन से एरियाज में आप अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करते आए हैं या आपको लगता है कि केस बन रहा है अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग का? To tell you the truth, things have been so turbulent कि महीने टू महीने ट्रेंड चेंज हो रहा है. तो मुझे लगता है कि we are very eagerly watching the markets, how different stocks, how different sectors are performing. नॉर्मली ऐसा होता है कि ये टर्बुलेंस के बाद जब भी मार्केट का अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, we will probably get completely different set of leaders, and that is what we are intently watching. तो मुझे नहीं लगता है कि जितना टर्बुलेंट एंड इतने लेयर्स ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क है, मुझे नहीं लगता है कि नया क्या होने वाला है वो ठीक तरह से अभी तक
आगे आया है, लेकिन हम लोग काफी गौर से देख रहे हैं कि विच आर द न्यू लीडर्स दैट विल इमर्ज। आपको याद होगा 2020 मार्च में जब मार्केट फॉल हुआ था बहुत जोर से, उसके बाद में व्हेन द मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, वी हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लीडर्स. IT was one and so on. So we are watching as to which are those leaders, but I don't think we have a lot of clarity at this point of time. Of course, over the last few months, energy stocks have done well, power stocks have done well, but whether that will continue, to what extent that will continue, we are very, very closely watching. If you allow me, I just want to say one very important thing, which may be of interest to your audience. Please बताइए ना. Sure. कि बहुत बार क्या होता है ना कि अपना ध्यान शॉर्ट टर्म में जो हो रहा है उसके ऊपर रहता है. ऑफ कोर्स न्यूज फ्लो उसके बारे में होता है, और अभी तो आपने देखा होगा कि न्यूज फ्लो काफी वरीसम है सबके लिए, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन एटसेट्रा. प्रॉब्लम ऐसा है कि उस टाइम में बहुत लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं. So if you look at a long-term perspective, if you look at factually 42 years of history of Indian markets, Sensex has 42 years of history, it's very important not to lose sight of long-term perspective when you are caught up in the short term. So in the long term, if you see, Indian market has a very overwhelmingly positive skew, right? आपको तो सबको पता है कि last 42 years 16% compounded returns market में बनाए हैं. But what is interesting is 76% of the times on a calendar year basis, Indian market ने positive returns दिए हैं. 12 साल इंडियन मार्केट ने 30% प्लस रिटर्न दिए हैं, उसमें से 5 साल रिटर्न्स हैव बीन मोर देन 60%. और एक ही साल ऐसा था 2008 कि जिसमें -30% से भी बदतर रिटर्न्स दिए हैं. तो माय रिक्वेस्ट टू योर व्यूअर्स इज दैट यस, शॉर्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक करेक्टिव स्टेप, यू हैव टू डू रिस्क मिटिगेशन, but please don't lose of the long-term perspective of big positive skew in Indian equity markets. हर्षद, बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि 80% ऑफ द गेन्स, बल्क ऑफ द रिटर्न एक्चुअली गॉट मेड इन 20% ऑफ द टाइम. इसका मतलब ये है कि, और वो कौन सा 20% होगा ये बताना मुश्किल होगा और वो कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता. इसलिए एट बेस्ट आप बाजार में टिके रहें और अंदर बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली ना करें. बहुत अच्छी बात आपने कही है ये हमारे रिटेल निवेशकों के लिए. राइट, एब्सोल्युटली. इसी के साथ एक और व्यू आपसे जानना चाहेंगे हर्षवर्धन, कि अगर हम यहाँ पर जिन स्पेसेस की आप भी बात करते हैं, पावर, एनर्जी, कमोडिटीज, ये स्पेसेस ने अच्छा किया है, लेकिन इस वक्त जब बाजार चॉपी है और एक्सपर्ट्स से एंटिसिपेट भी कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर तक अभी शायद ये चॉपीनेस बनी रह सकती है, तो ऐसे में कहाँ आपको लगता है बाइंग मौके बनेंगे जो आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट आता हो? See, valuation is just one aspect that drives the markets, right? Flows are also important. जैसे आपने देखा होगा कि valuation financial space में काफी टाइम से valuation ठीक ठाक लग रहे हैं compared to other, but we have seen massive selling in financial stocks, primarily driven by $15-16 billion of FII selling, and financials is typically 30% of the index. तो मुझे लगता है कि सिंपलिस्टिक एनालिसिस अभी करने का टाइम नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द मार्केट्स बिहेव. तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में सिर्फ वैल्यूएशंस अच्छे हैं इसके लिए स्टॉक खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वैल्यूएशन ज्यादा है फिर भी उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं, वैल्यूएशन कम है उससे भी कम हो सकता है. तो मुझे लगता है कि जब तक ठीक से ट्रेंड पता ना चले, ये वोलेटिलिटी, टर्मोइल थोड़ा कम ना हो, तब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी एक्शन लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, unless of course the investors are fine buying a stock and seeing it, being comfortable seeing it go down by 20%. ठीक है हर्षवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं वापस आपसे जल्दी मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.